यस, बस एक और लेवल। ओह नो, बस 1% बैटरी। अभी तो ये फोन डेड होने वाला है। अरे यार, एक बात बताओ, अगर फोन में बैटरी ही ना हो तो क्या वो काम करेगा? बैटरी हो और प्रोसेसर ही ना हो फिर, और स्क्रीन ही ना हो तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि फोन के डिफरेंट पार्ट्स अपनी एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो चलो फिर आज देखते हैं कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। Hello everyone, and once again a very warm welcome to your most loved platform of PW Curious Junior, and I'm back here again with part 2 as promised previously. So I really hope कि आप लोगों ने part 1 इसका ज़रूर देखा होगा, cover किया होगा, revise किया होगा, and I'm sure you must have answered the questions also. I will be checking the comment box definitely, right? तो आज we will be focusing on part 2 and diving a little bit deeper into the world of cells, or let me rephrase it, into this microscopic world जो कि हमारी नेकेड आई से तो दूर है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग से नहीं। ठीक है, तो एक बार क्विक रीकैप अगर मैं बताऊं बेटा आप लोगों को, तो जैसा हमने पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी वे बैक इन 1665 रॉबर्ट हुक की एक कॉर्क के पीस को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने से स्टार्ट हो चुकी थी, और वहां से एक ऐसी नई दुनिया हम सबके लिए ओपन हुई जो पहले हमारे लिए अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। डेफिनेटली वो थी बट हमें नहीं पता था। एंड वी गॉट टू नो दैट दिस entire world, this world of cells, this microscopic world, is a part of every living organism, right? So it became the basic fundamental and structural unit of all living organisms. ठीक है, तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा सा और डाइव डीप करेंगे to understand what exactly is there inside a cell which is making it a fundamental unit of life, right? So as discussed in the previous videos also, students, पहली चीज जो आई मीन जो हमने 3 फीचर्स पढ़े थे ना जो ऑलमोस्ट हर सेल में कॉमन होते हैं, विच वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस, राइट? तो ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बाउंसर की तरह देखिए, साइटोप्लाज्म जेली है और हमारा न्यूक्लियस सीईओ। ठीक है, सो दीज 3 आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेल ऑफ आवर बॉडी। एंड जैसा मैंने कहा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, ऑल्सो द गेट कीपर ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है हमारी सेल्स के अंदर, दैट इज द साइटोप्लाज्म। एंड कंट्रोलिंग सेंटर और समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेल में पाए जाते हैं। अब देखो, अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, लाइक आई सेड, इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेल, व्हाई एम आई नॉट सेइंग दैट इन एवरी सिंगल सेल इज बिकॉज इफ यू लुक एट योर आरबीसीज, द रेड ब्लड सेल्स दैट वी हैव, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। रीजन बीइंग कि उनकी शेप जो बाइकॉनकेव है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, is to accommodate a very huge protein called as hemoglobin, और वो इतनी जगह लेता है कि न्यूक्लियस को बाहर ही निकाल रखा है सेल से कि उसकी जरूरत ही नहीं है, राइट? So cells, like I said, have 3 parts, है ना? So just like every school has a principal, teachers and students, every cell has these 3 essential parts. ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करूं जो कि है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसे हम प्लाज्मा क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि ये एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है। इट हैज द एबिलिटी टू मूव, इट हैज द एबिलिटी टू शो सम काइंड ऑफ अ फ्लूइडिटी बिकॉज इट इज अ बाई मेम्ब्रेन बाई लेयर स्ट्रक्चर, राइट? लिपिड बाई लेयर होती है ये, आउटर एंड इनर। आप पढ़ेंगे इसके बारे में हायर क्लासेस में, ठीक है? तो it is also called as the cell membrane. It is the outer boundary of the cell. It is a thin flexible covering which is present in almost every cell, and it behaves as the gatekeeper of the cell. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? पहला तो प्रोटेक्शन का, कीप्स द सेल सेफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। देखो बेटा, जैसे आप अपने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, एक दरवाजा रखते हैं ताकि आपके घर के इनसाइड्स आउटसाइड एनवायरनमेंट से अलग रहें, वैसे ही सेल भी अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. Because of that, it also behaves as a gatekeeper wherein it controls what goes in and out of the cell, and this is why it is also referred to as the selectively permeable membrane.
ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये हर चीज को एंट्री या एग्जिट अलाउ कर दे, ये जरूरी नहीं है। सिलेक्ट करती है, पहचानती है, तभी एंटर या एग्जिट करने देती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से समवन हैज रंग बेल ऑफ योर होम, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप दरवाजे पे जाके चेक करेंगे कौन है। अगर आप उस इंसान को जानते होंगे तभी ना अपने घर में एंटर करने देंगे, अदरवाइज यू वोंट लेट द पर्सन एंटर। Same way, when a cell recognizes something which is useful for it, only then will it allow it to enter inside or exit in a same manner. ठीक है? शेप की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इट गिव्स द सेल इट्स स्ट्रक्चर। डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस चीज में भी हेल्प करती है कि वो सेल को एक डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, तो ऐसा सोचिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है एट अ कॉन्सर्ट, एंड इट लेट्स द बैड मेंबर्स, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन, बट कीप्स द क्रेजी फैंस लाइक टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आउट, राइट? तो ऐसा समझिए कि जैसे कहीं पे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, सो यू मस्ट हैव सीन देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल who are not allowed to enter. Why? Because they might create ruckus, they might create some kind of a bad influence, so that is why they are not allowed inside. और ये कौन make sure करता है? The security guards who are standing outside of that area. Similar manner में हमारी plasma membrane behave करती है हमारे cells के लिए। ठीक है, अब बात करें हमारे second common feature की, which is basically nothing but the nucleus, also referred to as the control center of the cell, sometimes also referred to as the brain of the cell. अब जैसे आपने देखा है कि हमारी जो brain है, it controls and coordinates all the functions, all the actions which are taking place in our body, right? In a similar manner, nucleus is the one responsible कि cell के अंदर जितनी भी functions और activities हो रही हैं उन्हें carry out करने के लिए। ठीक है, usually it is round or spherical in shape and it is located at or near the center of the cell. इसीलिए कई बार न्यूक्लियस को सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिसाइड्स बीइंग कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर एंड द ब्रेन। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस की बात करें बेटा, तो जैसा मैंने कहा, इट कंट्रोल्स बिकॉज इट इज अ कंट्रोलर बिकॉज इट डायरेक्ट्स ऑल द सेल एक्टिविटीज। इट कंटेन्स डीएनए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम डीएनए क्या होता है, तो मैं मतलब डीएनए का फुल फॉर्म पूछेंगे तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख दे रही हूँ, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जो हम सबकी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। 50% फ्रॉम आवर मदर, 50% फ्रॉम आवर फादर, एंड combining both 50s we get a 100% unique individual like all of us are, right? So it holds the genetic information, और इसी डीएनए में वो सारे कोड्स मौजूद हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि आपकी बॉडी किस तरह से दिखेगी, क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, कैसे आपके ट्रेट्स होंगे, सब कुछ ये डिसाइड करता है। दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल सेंटर। इट हैज क्रोमोसोम्स विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैरिंग द जीन्स। तो इसी डीएनए में बेसिकली आपके अगर हम देखें जीन्स को जब आप ओपन अप करते हैं, कोड्स होते हैं, राइट? और उन्हीं को ही एक कंसाइज्ड मैनर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में क्रोमोसोम्स में रखा जाता है। इनहेरिटेंस की अगर बात करें, दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास्ड from the parents to their babies, to their offsprings, to the future progeny because of the DNA which is present in the nucleus. अब बेटा न्यूक्लियस के बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए जो मैं यहीं पे ऐड करना चाहूंगी आप सभी के लिए, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइट? तो डबल मेम्ब्रेन यानी कि द न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन हैज बोथ इनर and an outer membrane. Why? Because it consists of very, very important molecules that it needs to protect, and also so that it can communicate with the outside world, it has nuclear pores present in its membrane. ठीक है, so that वहाँ पे उसका communication with the outside of the nucleus possible हो पाए, है ना? तो ये आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा न्यूक्लियस का पता होना चाहिए बिकॉज इट होल्ड्स वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो अगर मैं एनालॉजी के फॉर्म में समझाऊं न्यूक्लियस का फंक्शन और रोल कैसा है, न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सीईओ ऑफ एन ऑफिस, ठीक है, इन अ कंपनी वेयर सीईओ सिट्स
looks at the company rule book, the chromosomes and DNA, and tells all the departments what to do. Without the CAO, there would be chaos. So nucleus acts as a control center for all the activities of the cell. जैसे कि एक कंपनी को हेड करने वाले उनके CEO, उनके मेन बॉस होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट हैव बीन सेट चलते हैं, जो कि हमारे केस में क्या होंगे, द जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स, राइट। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस ये डिफाइन करता है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल लुक लाइक, विल बिहेव लाइक, एंड व्हाट द ट्रेट्स वुड बी। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहली चीज तो एक स्ट्रक्चर होता है, अनडिफाइंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, विच इज अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सेल रिपेयर, मसल, बेसिकली आपके पूरे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैरिंग द जीन्स। जीन्स यानी कि द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट पास ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके बारे में बता चुकी हूँ, अ पोरस मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है द जेली लाइक फ्लूइड विच इज प्रेजेंट inside the nucleus, where all of these other structures are also there, and it makes sure कि nucleus के अंदर एक proper viable atmosphere environment रहे, ताकि ये structures अपना काम कर सके जो इनका designated काम है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, one of the most important structures which are present inside a nucleus are the chromosomes, the genetic material which you can see in this image also, which carries the genetic information passed on from our parents। ठीक है, अब अगर बात करें हम थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर की, दैट इज गोइंग टू बी साइटोप्लाज्म। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल एंड इट इज फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो हमारे सेल के अंदर मेजर हिस्सा साइटोप्लाज्म ने ही बेसिकली ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, इसके फंक्शंस में आपको बताऊं तो पहला है इट होल्ड्स ऑल द ऑर्गेनल्स, राइट। ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। All the cells, organelles, they float in it and it provides a proper environment for it. Protection, cushions and supports the organelles and it is a medium for reactions. Most chemical reactions happen here. Cell की जितनी important activities हैं वो भी इसी cytoplasm में हो रही हैं। तो cytoplasm को ऐसा देखिए कि जैसे वो एक jelly है inside a donut where all the sprinkles like organelles float inside it while the dough, which is the cell membrane, keeps everything together. या आप ऐसे भी देख सकते हैं that a swimming pool filled with jelly, you and all your pool toys, which are the organelles, are floating in it. That's how organelles float inside the cytoplasm. ठीक है, तो cytoplasm क्या है? वो jelly like, fluid like substance which provides the right environment for any and every activity of the cell to take place, right? अब अगर मैं बात करूं बेटा ऑर्गेनल्स की, सो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनल्स इन जनरल, तो organelles are the tiny organ-like structures present. So like in our bodies, we have different organs for different functions और वो अपने ही specific function perform कर रहे हैं। ऐसे ही सेल के अंदर कैरी आउट किए जाने वाले जितने भी प्रोसेसेस और फंक्शंस हैं, उन्हें कैरी आउट करने के लिए उनके स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स हैं या ऑर्गेनलीज, जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो अगर पहले ऑर्गेनल से मैं स्टार्ट करूं, इट इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द powerhouse of the cell. Why? Because it produces energy in the form of ATP. Secondly, ribosomes. ये कौन होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज, इनका काम है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, सो दे मेक प्रोटीन्स, राइट। इसके अलावा और कौन से होते हैं? थर्ड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में कहा जाता है। These are nothing but roadways, they transport materials, or rather they actually make materials also, they synthesize materials। क्योंकि अगर मैं ER की ही बात करूं यहाँ पर, right, if I talk about ER, let me show it to you. Yes, so when I talk about the ER students, ER is basically of two types, RER, जहाँ पे इस R का मतलब होता है रफ। ठीक है, ये रफ क्यों होता है? बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच टू इट्स वॉल्स, और क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझिए कि आपने एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस किया और आपका खाना बन रहा है जिसका काम है RER और SER को बनाना। SER यानी कि स्मूथ, यहाँ पे
कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, देयर आर नो राइबोसोम्स, ओके। एंड इनका काम है मेनली फैट सिंथेसिस and sometimes they also help in storage of certain materials. ठीक है, अब खाना तो बन गया, पैकेज होना भी जरूरी है। तो पैकेजिंग के लिए एक और ऑर्गेनल है जो कि है गोल्जी, जो कि एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, पैकेजेस एंड शिप्स प्रोटीन्स विद देयर प्रॉपर एड्रेस। ठीक है, फिफ्थ है वैक्यूल्स, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। दीज आर वेयर हाउसेज, दे स्टोर फूड एंड वाटर एंड समटाइम्स वेस्ट ऑल्सो एज द सिचुएशन अलाउज। Sixth, lysosomes, also called as trash cans and sometimes also referred to as the suicidal bags of the cells. ठीक है, क्यों कहते हैं हम इन्हें? बिकॉज दे डाइजेस्ट वेस्ट मटीरियल्स, राइट, ताकि कोई भी वेस्ट इकट्ठा ना हो पाए सेल्स के अंदर, अदरवाइज इट विल हार्म द सेल्स। क्लोरोप्लास्ट, these are like solar panels, they perform photosynthesis, plant cells only। ये तो समझ गए होंगे आप इसी पार्ट से, सोलर पैनल्स तो ज्यादातर प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें पाए जाते हैं विच आर ऑटोट्रोफिक। ठीक है, राइट। तो ईच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऐसा सोचिए कि आपकी सेल एक छोटी सी सिटी की तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर प्लांट का काम कर रही है, ईआर रोड नेटवर्क का, गोल्जी पोस्ट ऑफिस का, लाइसोसोम्स गार्बेज डिस्पोजल यूनिट का। तो यानी कि आपकी पूरी सेल एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिटी की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो अगर हम एक रैंडम डे इन द सिटी देखें कि किस तरह से काम चलता है, न्यूक्लियस जो कि हमारे सीईओ हैं ऑर्डर देते हैं कि भाई मेक मोर प्रोटीन। राइबोसोम्स इस ऑर्डर को लेते हैं फैक्ट्रीज एंड दे बिगिन मेकिंग द प्रोटीन्स। ईआर क्या करते हैं? दे आर द रोडवेज, दे ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स टू वेयर? टू द पोस्ट ऑफिस गोल्जी एपरेटस, जो कि इन प्रोटीन्स को पैकेज और शिप करता है विद देयर प्रॉपर एड्रेस। माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर प्लांट है जो एनर्जी देता है फॉर ऑल ऑफ दिस वर्क। वैक्यूल्स वेयर हाउसेज हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं, जो कि शायद अभी जरूरत नहीं है, आगे पड़ सकती है। और लाइसोसोम्स ट्रैश कैंस की तरह हैं कि अगर इस प्रोसेस में कोई भी वेस्ट जनरेट हुआ है तो वो सेल में यूं ही फैला ना पड़ा रहे, तो उसको लाइसोसोम्स अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि each organelle has a specific job, they work together, and if one stops working, the entire cell will get affected. So you can see over here how the cell is like a tiny city. आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे tiny city जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। Even if you will remember just this image, आपके लिए पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। That is how easy I have made all of these things for you. ठीक है, so now that we are done with part 2 also, these are the questions that you need to answer for me students. Again in the comment box I will be looking out for your answers. तो अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँ, what are the 3 main parts, तो आप सभी जानते हैं वो 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं। एक है हमारा न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर, दूसरा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, द गेट कीपर, तीसरा है साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक और द फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे बता रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अगेन कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, एज अ गुड साइंटिस्ट आपका काम क्या है? टू ऑब्जर्व वन थिंग अराउंड यू टुडे, आस्क वन व्हाई और हाउ क्वेश्चन एंड थिंक ऑफ वन वे टू इन्वेस्टिगेट इट। Don't be ever shy of asking questions, right? You look for ways to get an answer to those questions. Ask us, ask your parents, ask your teachers at school, ask some elders. I'm sure that there are a lot of people who are there to help you and guide you in this process of you being curious, and we definitely here for you. That's why we are called as the curious juniors, right? तो ये एक और आप लोग के लिए मैंने प्यारी सी इमेज यहाँ पे रखी है which will allow you to revise again everything which is happening inside a cell, right? कि किस तरीके से सारे काम चलते हैं, how does the morning starts, right? तो ये अगेन आप लोग का मैं सेम जो रिमाइंडर है वो भेज रही हूँ। ये रिविजन के लिए एक छोटी सी टेबल है जो मैंने आप लोग के लिए बनाई है which will help you to again revise. You will receive all of this in the form of notes, and with that students we come to an end for today's session. So thank you so much, and I really hope that all of you learned again in a much more deeper manner about the cells, and we'll meet for part 3. Till then, bye everyone. Thank you.